नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉट ओनली एस्ट्रो पर। दोस्तों, कुछ दिनों बाद मैं अपना एक वीडियो लेकर आया हूँ आपके पास एक बार फिर से भारतीय इतिहास के अध्ययन की श्रृंखला में हम लोग भारतीय इतिहास के अंतर्गत इसकी शाखा आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे थे। और इसी अध्ययन की श्रृंखला में हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे संविधान सभा। इसके पहले कैबिनेट मिशन ये हो चुका था। और संविधान सभा के गठन से पूर्व की गतिविधियाँ, अंतरिम सरकार, ये पूरा हो चुका था। और दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हमने चर्चा करी थी जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, आगामी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अभी हमारे सामने जो आगामी परीक्षा है वो RO की परीक्षा, UPPSC की, और UPPSC की अपर सबऑर्डिनेट PCS की परीक्षा आगे प्रस्तावित है, आगे होने वाली है। ठीक है दोस्तों, इसकी अध्ययन के लिए हम तैयारी करेंगे। तो आज हमारे इस वीडियो का टॉपिक है भारत। देखिए, अंतरिम सरकार ये पिछले वीडियो में बता दिया था। इसके बाद का टॉपिक है भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो आइए अध्ययन करते हैं। देखिए दोस्तों, भारत का विभाजन और स्वतंत्रता आधुनिक भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। इसमें देखिए, भारत का विभाजन का प्रस्ताव जो लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 3 जून की 1947 को 3 जून को माउंटबेटन योजना द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उसी की भूमिका में हम पढ़ते हैं पहले कि क्लीमेंट आर एटली तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। मतलब भारत की स्वतंत्रता के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण आता है परीक्षा में कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। क्लीमेंट एटली। ठीक है दोस्तों, इनका कार्यकाल होता है 1945 से 1951 तक। ब्रिटिश प्रधानमंत्री भारत की स्वतंत्रता के समय घोषणा करते हैं 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में ये घोषणा करते हैं कि कौन, क्लीमेंट आर एटली ये घोषणा करते हैं कि जून 1948 के पहले उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। मतलब ये हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली ये घोषणा करते हैं कि जून 1948 के पहले हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे और उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित कर देंगे। ठीक है, और ये बयान देते हैं कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। मतलब इनका कहना था कि भारत का विभाजन जो किया जा रहा है वो भारत के लोगों की सहमति पर किया जा रहा है। मतलब भारतीय जो मुख्य दल थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग, उनकी आम सहमति पर ये कार्य किया जा रहा है। ठीक है, इसके लिए देखिए नियुक्ति की, क्लीमेंट एटली ने नियुक्ति की लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन की वायसराय पद पर माउंटबेटन की नियुक्ति करते हैं। और इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन
अपनी योजना प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, अब देखिए इनके बारे में पढ़ेंगे। लॉर्ड माउंटबेटन, इन्होंने पद ग्रहण किया 24 मार्च 1947 को। 24 मार्च 1947 को वायसराय का पद ग्रहण किया लॉर्ड माउंटबेटन ने। और इन्होंने क्या निष्कर्ष दिया कि भारत का बंटवारा, भारत और पाकिस्तान दो देशों में ब्रिटिश भारत का बंटवारा कर दिया जाए। और इन्होंने कहा कि जो है पाकिस्तान की स्थापना आवश्यक हो गई है। माउंटबेटन योजना कब आती है? 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की जाती है। और इसी कारण इस योजना को 3 जून की योजना भी कहते हैं। 3 जून प्लान, 3 जून योजना भी कहा जाता है। इटली के वक्तव्य के दायरे में तैयार भारत विभाजन की योजना। ये जो लॉर्ड माउंटबेटन की योजना थी, ये तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट आर एटली के वक्तव्य के दायरे में, मतलब उन्होंने जो कहा था, उन्होंने जो वक्तव्य दिया था, उसके दायरे में रहकर ये भारत की विभाजन की योजना बनाई गई। ठीक है, और इस योजना को एक और गुप्त नाम दिया गया बाल्कन प्लान, मतलब कोड लैंग्वेज में इसको बाल्कन प्लान के नाम से जाने जाता है। ठीक है, अब वैकल्पिक योजना, ये एक वैकल्पिक योजना, मतलब बाल्कन प्लान क्या थी? एक वैकल्पिक योजना थी। ठीक है, और गठित सीमा आयोग। वैकल्पिक योजना मतलब इन्होंने एक अपना प्लान बी बना कर रखा था। जैसे हम लोग कहते हैं कोई प्लान बनाते हैं तो वो सक्सेस नहीं होता है, तो हम एक प्लान बी साथ में लेकर चलते हैं। एक वैकल्पिक योजना साथ में लेकर चलते हैं। ठीक है, ऑप्शन साथ में लेकर चलते हैं। वही एक योजना इनकी थी, गुप्त नाम था उसका बाल्कन प्लान। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि गठित सीमा आयोग, इन्होंने एक सीमा आयोग का गठन किया। भाई दो देशों में जब बंटवारा, ब्रिटिश भारत का 2 देशों में बंटवारा किया गया, भारत और पाकिस्तान, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करने के लिए एक सीमा आयोग का गठन किया गया और उसके अध्यक्ष बनते हैं सर सिरिल रेडक्लिफ अध्यक्ष बनाए जाते हैं सीमा आयोग के। और ये पंजाब में, जो पंजाब प्रांत था, वो जो आधुनिक भारत का जो पंजाब है उसमें, और जो पाकिस्तान में पंजाब प्रांत है उसमें, उन दोनों को मिला के पंजाब पूरा था। तो वहाँ पे जो सीमा निर्धारित है पाकिस्तान की और भारत की, वो किसने निर्धारित की थी? यही सिरिल रेडक्लिफ ने। और बंगाल में भी जो सीमा है बांग्लादेश की और भारत की, उसको भी सिरिल रेडक्लिफ ने ही निर्धारित किया। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण इन्होंने किया। यही लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अंतर्गत सीमा आयोग का गठन किया गया सीमाएं निर्धारित करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तभी जो है इन्हीं रेडक्लिफ के नाम पर जो भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है उसको रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, यही अध्यक्ष थे सीमा आयोग के सिरिल रेडक्लिफ। तो इन्हीं के नाम पर आज भी जो वहाँ रेखा दोनों देशों को बांटती है, भारत और पाकिस्तान को अलग करती है, तो क्वेश्चन आता है कि भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा का क्या नाम है? तो रेडक्लिफ रेखा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलेंगे। देखिए माउंटबेटन की गांधी जी से मुलाकात होती है 31 मार्च 1947 को, और स्वतंत्र भारत के ये प्रथम गवर्नर जनरल भी बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम
गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर ये आए कि स्वतंत्र भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे? तब भी लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल अगर पूछा जाता है तो सी राजगोपालाचारी। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। अगर भारतीय शब्द ना लगा हो, केवल इतना पूछा जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड लुई माउंटबेटन। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत कब किया गया? कांग्रेस महासमिति द्वारा 15 जून 1947 को। 15 जून 1947 को भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया कांग्रेस महासमिति द्वारा। कहाँ स्वीकृत किया गया? दिल्ली में। और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी उस समय भारत के विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जब कांग्रेस महासमिति द्वारा भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया 15 जून 1947 को। इसके बाद देखिए, ये भारत के विभाजन का प्रस्ताव कांग्रेस में प्रस्तुत किसने किया था? गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत जी ने कांग्रेस में ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया था भारत के विभाजन का। ठीक है, मतलब जो माउंटबेटन योजना थी उसके द्वारा जो भारत के विभाजन का प्रस्ताव बनाया गया था, उसको कांग्रेस में पटल पर कांग्रेस में जो सुनाया किसने था, प्रस्तुत किसने किया था? गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत जो थे वो स्वतंत्रता के बाद यूपी के उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं समर्थन। भारत के विभाजन का प्रस्ताव का समर्थन किसने किया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भारत के विभाजन का प्रस्ताव का समर्थन किया। ठीक है, और खान अब्दुल गफ्फार खान ने भी इसका समर्थन किया था। ठीक है, चलिए अभी आगे बताएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष जो जे.बी. कृपलानी थे, भारत के विभाजन के समय या भारत की स्वतंत्रता के समय, वो उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 15 जून 1947 से नवंबर 1947 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं जे.बी. कृपलानी, जो सुचेता कृपलानी के पति भी थे। सुचेता कृपलानी कौन थी? सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी और उत्तर प्रदेश की भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला मुख्यमंत्री या भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। वैसे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, और महिला मुख्यमंत्री प्रथम कौन थी? सुचेता कृपलानी। उनके पति थे जे.बी. कृपलानी। ये भारत की स्वतंत्रता के समय या भारत के विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। 15 जून 1947 से नवंबर 1947 तक रहे हैं, और नवंबर 1947 को जे.बी. कृपलानी त्यागपत्र दे देते हैं। ठीक है, और जे.बी. कृपलानी के त्यागपत्र के बाद कौन बनता है कांग्रेस का अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे, वो बनते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष 1947 नवंबर 1947 में। इसके बाद 1948 में कौन बनता है कांग्रेस का अध्यक्ष? पट्टाभी सीतारमैया। और ये स्वतंत्रता के बाद का है दोस्तों। अब 1947 के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद 15 अगस्त 1947 को जे.बी. कृपलानी थे। इसके बाद नवंबर 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। फिर 1948 में पट्टाभी सीतारमैया बने।
फिर 1950 में पुरुषोत्तम दास टंडन बने। ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन के बाद 1951 से 1954 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे। ठीक है, 1951 से 1954 तक। ठीक दोस्तों, ये कांग्रेस के अध्यक्ष की चर्चा कर ली हम लोगों ने। इसमें देखिए, इसके बाद देखते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण कथन देख लेते हैं। आर कोपलैंड का कथन था कि भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज की ही संतति थी। भारतीय राष्ट्रवाद को अंग्रेजी राज की संतति किसने कहा है? आर कोपलैंड ने। और के.एम. पर्णिकर का कथन था कि ब्रिटिश शासन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण थी। ब्रिटिश शासन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण थी, ऐसा किसने कहा है? के.एम. पर्णिकर ने। और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने क्या कहा है? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू का विचार था कि राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण हो गया है। राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण हो गया है। मतलब जो विभाजन था, भारत का विभाजन, वो दो संप्रदायों के बीच हुआ, ना कि दो राष्ट्रों के बीच। ये मत था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू का। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। जो परीक्षा दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं, परीक्षा में आ सकते हैं। देखिए, 14-15 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में खान अब्दुल गफ्फार खां, जो सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने मतदान किया था भारत के विभाजन के पक्ष में। मतलब ये भारत का विभाजन चाहते थे। खान अब्दुल गफ्फार खां, इनको सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 14-15 जून 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत के विभाजन के पक्ष में मतदान किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू, यही डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, जिनका कथन था राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद में के पक्ष में समर्पण हो गया है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने विभाजन का प्रबल विरोध किया। ये विभाजन के प्रबल विरोधी थे। कौन? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे और ये विभाजन के प्रबल विरोधी थे। 1948 से 50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। मैंने अभी बताया था ना, 1948 से 50 के दौरान अगर क्वेश्चन आता है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। मतलब स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, और अगर क्वेश्चन आए स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, तब भी सी राजगोपालाचारी। ठीक है, और अगर क्वेश्चन आए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम अंग्रेज गवर्नर जनरल या स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड लुई माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। केवल माउंटबेटन भी बोल सकते हैं, लुई माउंटबेटन भी आ सकता है विकल्प में, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ये कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे, कानून मंत्री थे। विधि मतलब कानून। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री या स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सत्ता थी? तो भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सत्ता थी।
ये भी क्वेश्चन आता है। और भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? बताया था क्लीमेंट आर एटली। क्लीमेंट आर एटली भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के महाराज कौन थे? जॉर्ज षष्ठम, जॉर्ज सिक्स्थ। ठीक है, षष्ठम मतलब सिक्स्थ। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के महाराज थे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे कुछ परीक्षा में आ सकने वाले इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे। और यहाँ पर हमारा वीडियो ये ख़त्म होने जा रहा है। और दोस्तों, ये भारत की विभाजन और स्वतंत्रता के टॉपिक के साथ आधुनिक भारत का इतिहास लगभग समाप्त होने वाला है। इसके बाद कुछ जो टॉपिक बचता है वो भारत का संवैधानिक विकास, मतलब भारत की संविधान का विकास कैसे कैसे हुआ है, क्या क्या अधिनियम आए, क्या क्या एक्ट आए, ठीक है, कौन कौन से अधिनियम पारित हुए, ये सब हम देखेंगे। और ये एक तरह से एक पैरेलल इतिहास है, आधुनिक भारत का एक पैरेलल इतिहास है जो साथ साथ चलता है। कौन कौन से अधिनियम एक्ट ये सब पारित होते हैं, ये सब हम देखेंगे। तो इसके लिए कुछ वीडियो लगेंगे, मैं बनाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आभार है आपका। धन्यवाद, नमस्कार।